गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें फ़िजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अभी उसमें हमने पिछले क्लासेज में पार्टीशन मेथड पढ़ा, कैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, कैसे उसी मेथड को यूज़ करके, जिसका दूसरा नाम बॉल एंड स्टिक मेथड है, हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं करते हैं, वी डोंट फाइंड द सॉल्यूशन, वी फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब उसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा अप्रोच है जो मैंने आपको बताया था, जो मोर जेनरिक है, मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज़ करके। हमने जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया, इनफैक्ट दिस इज़ द रीजन, जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम पहले पढ़ाया पीएनसी से, उसमें मल्टीनोमियल थ्योरम भी पढ़ाया आपको कि a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन तो आपको पता है, बट व्हेन वी हैव टू एक्सपेंड a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर n, तो कैसे करते हैं और उसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब इसको हम, इस थ्योरम को, इस कंसेप्ट को यूज करके लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन, सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो कैसे करते हैं। ठीक है, बट बिफोर डूइंग दिस, बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं एक जो रिजल्ट है मैं आपको, चूंकि ऑलरेडी किया हुआ है बट फिर भी, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग a प्लस बी टू द पावर n को एक्सपेंड करना जानते हैं, हमने पढ़ा है। अच्छा, उसी को हमने जब ये बताया था फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर, याद कीजिए, फॉर निगेटिव और फ्रैक्शनल पावर, इसका एक्सपेंशन हमने किया था, क्या था, ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसको मैं बहुत, आप बाइनोमियल थ्योरम वाला अगर, ठीक है, कि अगर पावर में निगेटिव नंबर हो, ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, n है आपको 0, 1, 2, 3 इस टाइप का, अगर, और ये माइनस n है, तो मतलब अगर पावर में -2, -3, -4 हो तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया है। इसमें ध्यान ये देना है, भले ही यहाँ निगेटिव हो, भले ही यहाँ निगेटिव हो, ठीक है, x का जो भी पावर होता है वो हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा। x का पावर कभी भी यहाँ फ्रैक्शनल या निगेटिव नहीं आएगा। देखिए, पावर 1, पावर 2, पावर 3 इस तरह करके, तो इस एक्सपेंशन में x का पावर हमेशा 0, 1, 2, 3 ही होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब ये पोर्शन, किसमें, इस एक्सपेंशन में, क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, n इंटू n प्लस 1/2 फैक्टोरियल। मैं फिर एक और लिखता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, किसमें, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, ये कितना होगा, देखिए, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 C2। अगर n प्लस 1 C2 लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए लिख देता हूं, पहला वाला है तो ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस, तो n प्लस 1 माइनस 2 दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 तक तो पूरा कट जाएगा, तो बचा क्या, n प्लस 1 इंटू n/2 फैक्टोरियल, यही आया ना, n इंटू n प्लस 1/2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इतना लिख सकता हूं, n प्लस 1 C2, मतलब जो यहां पावर है। अच्छा, चलिए इसको भी लिख देते हैं, उसी लॉजिक से ये कितना होगा, n प्लस 2 C3। देख भी लीजिए, n प्लस 2 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 से पूरा n माइनस 1 कट जाएगा, फिर बचेगा n प्लस 1, n प्लस 2, तो ये दोनों सेम है। तो अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है n प्लस 1 C2,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है n+2 C3। तो इन जनरल अगर मैं लिखूं, मैं थोड़ा इस पोर्शन को डिलीट कर देता हूं। तो अगर मैं इन जनरल, अब फॉर्मेट समझिए, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, यही है जिसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट n+1 C2 है, मतलब जो यहाँ पावर है 2 वो नीचे है, एक्स क्यूब का ये है, जो यहाँ पावर है वो यहाँ है, और यहाँ क्या है n+1, मतलब अगर 2 है तो n+1, 3 है तो n+2। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बाइनोमियल में ऑलरेडी किया है, x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा n+r-1 CR। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का ऊपर में n+2 - 1 तो n+1, एक्स क्यूब का तो ऊपर में n+3 - 1 तो n+2। तो इन जनरल x टू द पावर r का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा n, ये n है, ये r है, n+r-1 और c नीचे में r, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने ऑलरेडी बाइनोमियल में किया था, एंड वी विल यूज दिस रिजल्ट वेरी फ्रीक्वेंटली कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n में x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट है वो होगा n+r-1 CR। ठीक है, चलिए, तो ये बैकग्राउंड था। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे मल्टीनोमियल के कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। पार्टीशन मेथड का क्या लिमिटेशन था? पहला लिमिटेशन कि ये उसी समय यूज होगा जब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक अलाउड है। अगर नहीं है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से मैं सारा आपको ये क्लियर करूंगा। क्वेश्चन है, मल्टीनोमियल थ्योरम बहुत जनरल है, उससे आपको कोई कंडीशन भी आप यूज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज, ऑब्वियसली दे आर आइडेंटिकल, अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ आप 0 भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सा है, 10 मैंगो है, 10 आइडेंटिकल है, हम लोग आइडेंटिकल का ही डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं 3 स्टूडेंट में। तो क्या लॉजिक है, पहले को हम मान लेते हैं ए मिला, ए मैंगो, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तो टोटल कितना होना चाहिए 10। ठीक है, अच्छा क्या कंडीशन है कि ए बी सी जो है वो 0 कहां से कहां हो सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन, 0 भी, 1 भी, 2 भी, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 10 तक। क्योंकि सम 10 है तो एक का मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है, उस समय बाकी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पार्टीशन मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। 10 बॉल है, 3 ग्रुप बनाना है तो 2 स्टिक बनाना है, तो 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12C2 और 12C10। हम लोग अब इसको समझाएंगे कि आखिर मल्टीनोमियल का कंसेप्ट इसमें कैसे लगता है। देखिए ए क्या है, ए बेसिकली है पहले बच्चे को जितने भी मैंगोज मिले, फर्स्ट बच्चे को जितने भी मैंगोज मिले वो ए है। तो ए क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 10 तक। बी क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज जो दूसरे बच्चे को मिला, ये कितना हो सकता है। सी क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज जो तीसरे बच्चे को मिला। तो आपको ए का वैल्यू 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, बी का 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, सी का 0 से 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, ए के जो जो परमिसेबल वैल्यूज हैं 0 से 10, हम उसका एक ग्रुपिंग करेंगे। कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए x, तो x टू द पावर 0। क्यों पावर 0 दिए, मतलब ये 0 जो वैल्यू है वो a का वैल्यू परमिसेबल है, प्लस अगला क्या वैल्यू होगा, x टू द पावर 1। क्यों 1, अभी हम a की सिर्फ बात कर रहे हैं, a की 1 हो सकता है, 2 है तो उसको x स्क्वायर लिखेंगे, लास्ट क्या होगा टर्म 10 तक जाएगा। तो a के लिए हमने इस तरह लिखा, दिस इज मल्टीनोमियल, मोर देन 2 टर्म्स हैं। तो a के जो 11 पॉसिबल वैल्यू है 0 से 10, उसके लिए हमने इसको x टू द पावर 0, पावर में वो नंबर है जो इसके परमिसेबल वैल्यू है। दिस इज फॉर a।
क्यों लिखे वो भी मैं बता दूं। अब सेम लॉजिक से b का लिखिए, सेम है इस केस में। चलिए मैं इसी में लिखता हूं, c को भी लिखो। अब आप ध्यान से देखिए, हमने a का लिखा परमिसेबल वैल्यू, b का लिखा और c का लिखा। अगर मुझे क्या चाहिए, तीनों का सम चाहिए 10, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक ये टर्म एक्स स्क्वायर, यहां से x टू द पावर 1 का टर्म, तो पावर है 2, पावर है 1, तो 2 + 1 3। यहां से कोई टर्म होगा x टू द पावर 7 का, बिल्कुल होगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों ब्रैकेट्स को, तो बहुत सारे टर्म होंगे, बहुत सारे टर्म होंगे। मैक्सिमम टर्म क्या होगा, सॉरी x का मैक्सिमम पावर क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको इससे, कम x टू द पावर 10, x टू द पावर 10, x टू द पावर 10, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 30। वो मैक्सिमम पावर हो सकता है। मिनिमम क्या होगा 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मीन्स x टू द पावर 0। तो 0 से लेके 30 तक कोई भी वैल्यू x का पावर हो सकता है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पावर 10। तो 10 होने के भी बहुत केसेज होंगे और वही इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। जैसे एक केस होगा जो मैंने अभी लिखा, यहां से एक्स स्क्वायर ले लिए, यहां से ये ले लिए। अब देखिए, अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर ले लिए, यहां से एक्स टू द पावर 1 ले लिए, वहां से एक्स टू द पावर 7 ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 10 आ जाएगा, 7 to 9 +। और देखिए, पहला ए का वैल्यू आ गया 2, बी का आ गया 1, सी का आ गया 7। तो ये एक परमिसेबल कॉम्बिनेशन मिल गया, 217। 217 हो भी सकता है, A2 B1 C7, 2 + 1 3, 3 + 7 10, ठीक है। और मान लीजिए कुछ ले लीजिए, हम पहले वाले से x टू द पावर 4 ले लेते हैं, दूसरे वाले से x टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा, सॉरी x टू द पावर 4 और 6 10, तो तीसरे से हमको कांस्टेंट वाला लेना होगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो x टू द पावर 10 दे देगा। और हमको हमेशा यही चाहिए, x टू द पावर 10 चाहिए। क्यों? क्योंकि सम तीनों का 10 है। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन आ गया, 4 6 0। पहले ग्रुप A इज 4, B इज 6, C इज 0, ठीक है। तो बेसिकली हमको x टू द पावर 10 जो है उसके कोफिशिएंट्स चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मेथड इज वेरी इजी, हम लोग करेंगे इसको, बट अल्टीमेट एम है कि इस प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए, x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट। क्यों चाहिए वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो बेसिकली x टू द पावर 10 क्यों चाहिए, क्योंकि सम 10 आना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड है जिसके की बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब आप देखिएगा कि खाली परमिसेबल वैल्यू ही आपको लिखना है। तो हमको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 जो सम होता है इन किस में, तीनों प्रोडक्ट जो हमने किया था। तो पहला क्या था, x टू द पावर 0, उसको 1 लिख सकते हैं, चूंकि तीनों सेम था इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि a का भी वही परमिसेबल वैल्यू है जो b का है, वो c का है, तो हम पावर 3 दे सकते हैं। मतलब किसी भी सेम चीज को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x क्यूब हो गया वो, ठीक है। अब देखिए, इसको gp की तरह आप सोचिए, दिस इज gp का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। a है पहला टर्म, 1 माइनस आर, आर मीन्स कॉमन रेशियो, तो इसका क्या होता है, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन रेशियो है x। नंबर ऑफ टर्म, तो टर्म कितना है, x टू द पावर 0 से x टू द पावर 10, 11 टर्म, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर है यहाँ पे x, एंड दिस टू द पावर 3, ठीक है, दिस टू द पावर 3। क्यों 3 है ये देखिएगा, क्योंकि 3 बार उसको लिखना था। 1 हटा दीजिए तो बेसिकली हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 11 टू द पावर 3, और ये क्या है, 1 माइनस एक्स नीचे है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 हो गया, और वहां 3 है तो ये माइनस। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में आपको x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, और ये मैं कहीं रफ में लिख देता हूं। अभी मैंने बताया था 1 माइनस एक्स टू द पावर -n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट होता है
n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, ये क्यों लिखे -3, चूंकि नीचे था तो आ गया। अब चूंकि ये पहला क्वेश्चन है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना, ये तो सिंपल बाइनोमियल है, मतलब कि पावर 3 है, इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करके देखते हैं। चूंकि इसमें 4 ही टर्म होगा, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जब पावर n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है, वी नो दिस। इसमें 4 टर्म होंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। क्या होता है, NC0 मीन्स 3C0, सारा पावर इसको मिलेगा तो ये तो 1 ही है, प्लस NC1, इसको एक पावर कम हो जाएगा, अब इसको मिल जाएगा, माइनस है ध्यान रखिए, प्लस NC2, इसका एक पावर घटेगा, इसका बढ़ेगा, प्लस NC3 मतलब 3C3, और सारा पावर अब इसको मिल जाएगा, सारा पावर मतलब 3, और इधर ये है, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं, 3C0 कितना होगा 1, 3C1 कितना होगा 3, तो माइनस है यहाँ तो -3 इतना, 3C2 ये भी 3 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो x⁻22, 3C3 इज 1 तो -x⁻33। ये मैंने इसको बाइनोमियली बस एक्सपेंड किया, और ये क्या है 1 - x⁻−3, ठीक है, सॉरी। अब देखिए, और आपको क्या चाहिए, x⁻10, x⁻10 का कोफिशिएंट चाहिए। अब आप यहां पे देखो क्या क्या पावर है x का, यहाँ 0, यहाँ 11, यहाँ 22, यहाँ 33, और आपको मैंने बताया था कि जब 1 - x⁻−n को एक्सपेंड करते हैं तो x का पावर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ही आता है, फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं आता है। तो अब बताइए, क्या इस टर्म को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को, तो ये ऑलरेडी पावर 22 है, यहां जो भी आएगा पावर वो 0, 1, 2, 3 आएगा x का, तो 22 से तो ज्यादा ही होगा या बराबर होगा ना। यहां 22 पावर है और यहां पावर x का 0, 1, 2, 3, 4 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 0, 1, 2, 3, 4 और 22 को जब जोड़ेंगे तो 22 या 22 से ज्यादा होगा, और हमको 10 चाहिए, तो इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये 33 है, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये x⁻11 है, तो यहां जो मिनिमम पावर भी होगा वो 0 होगा, जो मिनिमम पावर होगा, तो ये 11, ये 0, टोटल 11 हो गया। हमको तो 10 चाहिए, उससे कम है, इसलिए ये तीनों टर्म जो है मेरे लिए इररेलीवेंट है। आगे से हम डायरेक्ट इसको बता देंगे, ये देख के कि अगर 11 है तो इसका पावर क्या क्या आएगा x का, 11, 22, 33, 44, हाँ एक सिर्फ आएगा पहला वाला 1, तो ये रेलिवेंट है हमारे लिए, जो कि इसमें पावर 0 है। तो इसमें अगर हम 10 का खोज लें, ध्यान से देखिए, इसमें x का पावर 0 है, इसमें x⁻10 खोज लें तो 0 और 10 हो गया। इसलिए ये तीनों टर्म मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। सिर्फ कौन सा टर्म रेलिवेंट है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x⁻10, तो 1 तो हटा दीजिए, सेम चीज है, 1 - x⁻−3 में किसका कोफिशिएंट चाहिए, x⁻10 का। अब यहाँ आके चीज रुक जाएंगी, 1 - x, अब कंपेयर कीजिए इससे, n कितना है 3 है, r कितना है 10, यही है ना, 1 - x⁻−n में x⁻r का कोफिशिएंट ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है, क्या होता है n + r-1, तो 10 + 3 13 -1 12 c r इज 10, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। या इसको हम 12c 10 की जगह 12c 2 भी लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n-r, 12c 10 इज इक्वल टू 12c दिस माइनस दिस, दैट इज 2, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब पार्टीशन मेथड से भी कीजिए तो वही आएगा, ये 2 स्टिक है तो 10 और 2 तो 12/10 फैक्टोरियल 10 2 फैक्टोरियल वही है, बट इसमें आंसर आपको NCR के फॉर्म में आ रहा है, देखिए, ठीक है, बट बोथ आर सेम। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसको कैसे करते हैं, और ये जो स्टेप है आगे से मैं जब ऐसा आएगा, जैसे चाहिए 10 और यहाँ 11 है, तो इसको मैं यूज करूंगा ही नहीं। हाँ, सिर्फ एक टर्म जो होगा पहला वाला जो 1 आएगा, दैट विल बी यूजफुल, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज करूं इस कंसेप्ट को, और सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछे जिसमें कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो,
अगर ऐसा पूछे तो उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग अभी डेराइव कर लेते हैं। बाकी तो ये है ही, मल्टीनोमियल से तो आप इस जैसे मैंने बनाया उससे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम डेराइव कर ले, मोस्ट कॉमन केस जो है और सिंपल केस जो बोलिए उसका हम लोग आंसर याद करेंगे, पहले डेराइव कर लेते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान से देखिए, मतलब n है, टोटल ऑब्जेक्ट n है, उसको r जगह बांटना है, r लोगों में, r बच्चे में, r पर्सन में बांटना है। तो पहला को x1 मिला, दूसरा को x2, तीसरा को x3, xr तक जाएगा, वो n है। इसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, बट कंडीशन है नो रिस्ट्रिक्शन। अभी हम लोग सबसे बेसिक वाला मान रहे हैं, मतलब कि कोई भी जो इसमें वेरिएबल है वो 0 भी हो सकता है। ये अभी हम सिर्फ उस केस की बात कर रहे हैं, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0, 1, 2, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, जब सारा वैल्यू एक ही को मिल जाए, मतलब ये। तो इस केस के लिए हम लोग इसका रिजल्ट डिराइव करते हैं, ठीक है। तो पहला वेरिएबल जो ये है, जो फर्स्ट ग्रुप है, जिसको x1 दे रहे हो आप, तो इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, x टू द पावर 0 को 0 दे सकते हो, 1 लास्ट तक दे सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसका परमिसेबल वैल्यू क्या ऊपर में लिखते हैं 0, 1, 2, 3 n तक। उसी लॉजिक से इसका भी लिखेंगे, उसी लॉजिक से इसका भी, उसी लॉजिक से इसका भी। तो टोटल कितने ग्रुप्स है, r, तो फाइनली ये हो गया। और इसमें किसका कोफिशिएंट आपको चाहिए, x टू द पावर n का, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको आप सम कीजिए, तो जीपी से लगाइए। तो पहला a, ये होता है a1, a इज 1, 1 माइनस r, r इज कॉमन रेशियो, x टू द पावर n, n इज नंबर ऑफ टर्म, तो 0 से n तक गया तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इज x, और पावर कितना है r। इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर n का। चलिए 1 है तो हटा दीजिए, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर r, और यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स नीचे है तो -1, और ये r है तो -r। इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, इसका, ठीक है। अब आ जाइए इस टर्म पे, अब कितना भी इसको एक्सपेंड करके देखिए, ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 1 है, और चाहिए n उससे कम। तो इसको जब एक्सपेंड करिएगा तो एक ही टर्म ऐसा आपको मिलेगा, पहला वाला टर्म जिसमें सारा पावर इसको गया है, इसको कोई पावर नहीं गया है, जो रेलिवेंट है। क्योंकि जैसे ही इसको एक पावर भी मिल जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, और इसके n प्लस 1 होने के बाद टोटल n हो ही नहीं सकता है। एक तरफ अगर n प्लस 1 है और टोटल n होना है तो एक तरफ -1 होना होगा, और इसमें -1 नहीं होता है, मैं वही समझा रहा हूं आपको। तो इफेक्टिवली हमारा समेशन ये पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ पहला वाला जो टर्म है 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस r, इसमें हमको x टू द पावर n का चाहिए कोफिशिएंट। ये समझिए क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जब पहला टर्म होगा RC0, जब सारा पावर इसको चला गया, मान लीजिए इसको चला गया, इसको कोई पावर नहीं दी, दिस इज 1, तो इसके अलावा जो भी टर्म होंगे उसमें n प्लस 1 से ज्यादा पावर आ जाएगा या बराबर, तो वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हमको n चाहिए। तो दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी, CR, ठीक है। बट यहां पे क्योंकि हमने r और n ऐसे लिया है कि हमारा अब क्या आ गया, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस r में x टू द पावर n का। तो ये मत लिख दीजिएगा, ये देखिए -n जब था और उसमें r चाहिए तब ये एक्सप्रेशन है। यहां पे यहां -r है और यहां n है, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखते हैं, n प्लस r माइनस 1, मतलब इसका सम -1, मतलब इसका सम -1, तो ये तो वही हो गया, ये तो वही हो गया, ठीक है। n प्लस r माइनस 1 पावर -1 पावर -1 C।
यहां क्या लिखते हैं, यहां वो चीज लिखते हैं जिसका आप कोफिशिएंट निकाल रहे हो। जैसे x टू द पावर r का निकाल रहे हो तो यहाँ r लिखेंगे, हम लोग x टू द पावर n का निकाल रहे हैं तो यहाँ n लिखेंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, n प्लस r माइनस 1 c n। अच्छा, ये सही है बिल्कुल। अब याद कीजिए एक फेमस रिजल्ट, NCR जो होता है वो NC n माइनस r होता है। उस लॉजिक से इसको हम ये भी लिख सकते हैं C। अब यहां क्या लिखेंगे, n माइनस आर, मतलब दिस माइनस दिस, तो n से 1 कट गया, बचा r माइनस 1। ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट है। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट which will give you number of solution of which equation, इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr बराबर n, एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब xi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 हो सकता है, तब डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। n क्या है, n है जो टोटल सम है, n जो है वो टोटल सम है। r क्या है, r जो है जितने ग्रुप में आप बांट रहे हो, मतलब अगर 3 बच्चे को देना है तो r3 है, 5 बच्चे को देना है तो r5 है, 10 बच्चे को देना है तो r10 है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो ये होगा n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये याद रखना है, डायरेक्ट यूज करना है, बट ये उसी समय यूज करना है जब ये कंडीशन है। अगर ये नहीं है तो हम लोग इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमने पिछले केस में आपको बताया था पिछले क्लास में, कि जब ये क्वेश्चन में दे दे कि मिनिमम 1 होना चाहिए तो हम लोग वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r है जितने ग्रुप में आप उसको बांट रहे हो। ठीक है, इसमें और भी हम लोग 2-3 क्लास अभी लेंगे। ठीक है, आई थिंक वी हैव वन मोर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ ए डाइस इज रोल, डाइस मतलब जो हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी नन। ये चेंज कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि जो लूडो होता है, लूडो में क्या क्या आ सकता है फ्रंट में, जब किसी भी डाइस को आप फेंकते हो तो ऊपर में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। 3 बार आपको फेंकना है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो कितने वेज हो सकते हैं कि तीनों में जो ऊपर में जो आया उसी को हम लोग काउंट करते हैं ना, जो फ्रंट में आता है उसका सम 10 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप पहली बार डाइस को रोल करो फर्स्ट टाइम, तो मान लीजिए ए आया ऊपर में, दूसरी बार बी आया, तीसरी बार सी आया, तो तीनों का सम 10 होना चाहिए। तो इसी का तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, इसी का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। मतलब क्या, एक हो सकता है कि जब पहली बार 2 आए फिर 3 आए, तो 2 + 3 5 + 5 10 हो गया। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है 2 3 5। अच्छा, जब ये एक बन गया आपका 2 3 5, तो एक 5 3 2 भी हो सकता है। पहली बार 5 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, तब भी अलग, दोनों डिफरेंट केस हो गए। तो इसी का ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। बट इसमें अब ये समझिए कि इस पे फोकस कीजिए, ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। क्या ए 0 हो सकता है? नहीं, ए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डाइस के ऊपर 0 नहीं आ सकता है, 0 ऑप्शन ही नहीं होता है डाइस में। मिनिमम क्या आएगा, 1 2 3 6 ही तक आएगा, क्योंकि डाइस के फ्रंट में आप जब लूडो खेलते हो तो 1 से 6 ही आ सकता है। उसी लॉजिक से बी जो है वो भी यही सिर्फ वैल्यू लेगा, सी जो है वो भी सिर्फ यही वैल्यू लेगा। तो अब जब रिस्ट्रिक्शन हो गया, बिना रिस्ट्रिक्शन वाला केस क्या है, 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, तब सिंपल है। अब जब इसमें रिस्ट्रिक्शन हो गया तो पहला पार्टीशन मेथड यूज नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि पार्टीशन मेथड इज यूज ओनली व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा, फार्मूला मेथड उसको अगर बोल दीजिए, n + r - 1 CR - 1 जो अभी मैंने पढ़ा, वो यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी समय यूज होता है व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। तीसरा जो है जनरल, जो मल्टीनोमियल वाला है, वो यूज होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लोग मल्टीनोमियल वाला यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्या लॉजिक है कि x को वो सब पावर दो जो जो फिजिबल पावर है। तो a के लिए क्या है, x पे हम 1 दे सकते हैं, 0 नहीं दे सकते हैं, 6 तक दे सकते हैं। सेम इसके लिए भी है, सेम इसके लिए भी है। ये भी होगा आगे जो क्वेश्चंस करेंगे हम कि इस पे अलग कंडीशन है, इस पे अलग है। यहां चूंकि तीनों पे सेम है तो क्यूब कर दिए। और इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए? x⁻10 का। चलिए, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है, बट इसका पहला टर्म x है, यही अंतर है इसमें। तो क्या होता है सम x, माने पहला टर्म होता है, जो फॉर्मूला है a इज x, 1 - r इज कॉमन रेशियो, वो तो x है। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 1 - r, 1 - 6, और इसमें पावर 3। इसमें हमको ये चाहिए। अब याद कीजिए, हमने जब मल्टीनोमियल थ्योरम ये सब और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, तो किसी एक्सप्रेशन में किसी खास कोफिशिएंट को कैसे पता करते हैं, बहुत अच्छे से हमने किया था। पहले x वाला तो लिख दीजिए एक साथ, ये x है, यहाँ क्यूब है, तो x3 सबको क्यूब करना होगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 1 - x - 3, चूंकि हम नीचे है ये -1, इसमें हमको चाहिए x⁻10 का। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर आपको 10 का चाहिए तो ये तो बड़ा प्यारा सा है x3 ना, ये तो बड़ा सिंपल है x3, उसको तो आप हटा सकते हो। मतलब अगर टोटल में आपको x का पावर 10 चाहिए टोटल में, तो इसको अगर हटा दो तो इसमें क्या चाहिए आपको? x⁻7, क्योंकि जब भी यहाँ 3 है यहाँ उसको 7 मिलेगा, 7 + 3 10 बना देगा। तो बेसिकली हमको इसमें x⁻7 का कोफिशिएंट चाहिए, वही रिक्वायर्ड आंसर है। क्योंकि इसमें देखिए कोफिशिएंट 1 है, x3 का कोफिशिएंट अगर 4 होता मान लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 इन दिस। चूंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ये x3 है, तो हमको यहाँ x⁻7 चाहिए। ऑलरेडी बाइनोमियल में हमने बहुत क्वेश्चन ये किया है। मतलब मैं फिर से लिखूं, इसमें हमको x⁻7 का चाहिए। अब 10 से हम आ गए 7, चूंकि क्यूब को हमने अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपको पता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये रिजल्ट आपको पता है। 1 - x⁻- n में x⁻r का कोफिशिएंट होता है CR, जो ये है, ये आता है। यहां आपको अब इसको कैसे हैंडल करें? क्या इसको एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे पावर 7 है, मीन्स हमको 7 चाहिए। तो एक तो इसका जो पहला टर्म होगा जिसमें 1 मिलेगा, वो हमारे लिए वैलिड है, रेलिवेंट है। दूसरा भी टर्म रेलिवेंट है जिसमें सिर्फ x⁻6 मिलेगा, क्योंकि अगर x⁻6 मिला और इसमें हम x⁻1 ढूंढ लिए तो 6 + 1 7 हो जाएगा। उसके बाद से रेलिवेंट नहीं होगा। जब 7 से जब ज्यादा हो जाएगा तो रेलिवेंट नहीं होगा। चलिए फिर भी हम इसको एक्सपेंड करके आपको दिखा देते हैं। NC0 सारा पावर इसको गया, ठीक है, माइनस NC1 जब इसको x पावर गया, माइनस हम बाहर लिखे, प्लस NC2 जब इसको x⁻12 माइनस NC3 जब सारा पावर इसको चला गया। तो यही है इसका, और ये है आपका एज एक्सपेक्टेड। तो इसमें ये रेलिवेंट नहीं है, चूंकि 12 है, ये नहीं है 18 है, हमको चाहिए x⁻7 का। लेकिन ये रेलिवेंट है क्योंकि ये 7 या 7 से कम है। तो इफेक्टिवली जो मेरा हो जाएगा 3C0 कितना होगा? NC0 इज ऑलवेज 1, तो ये तो 1 है। 3C1 कितना हो जाएगा? 3x⁻6। अब इसको हम हटा देते, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, और इसमें हमको x⁻7 का चाहिए। तो पहला जो है 1, उससे ले लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखिए -3x⁻6, इसमें हमको पूरे में x⁻7 का चाहिए। तो एक तो हमको यहां से मिल गया x⁻7 डायरेक्ट मिले। अब देखिए यहां आपको अगर x⁻7 चाहिए, 6 तो पहले से बैठा है, तो इसमें आपको सिर्फ x⁻1 ही चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर 1 आ जाएगा तो 6 पहले से है, तो 6 + 1 7। तो इसमें हम x⁻7 का कोफिशिएंट निकाल लें। -3, इसको मत इग्नोर कीजिएगा, हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया है बाइनोमियल में, जाकर देखिए उसको। ये तो ठीक है, ये नहीं मिस होना चाहिए क्योंकि -3 पहले से है। तो -3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x⁻1, 6 तो पहले से है, इन, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें x⁻7 का कोफिशिएंट क्या होता है, सम -1, तो 7 + 3 10, 10 - 1 9, C, और नीचे में जिसका भी कोफिशिएंट निकालते हैं तो 7 -3 इंटू, अब इसमें 1 - x⁻−3 में x⁻1 का चाहिए, तो क्या होता है, दिस प्लस दिस -1, तो 3 + 1 4, 4 - 1 3, C R, जिसका भी पावर चाहिए, तो ये तो NC7 कितना हो गया, 9 × 8 72/2 36, दिस इज 36, -3 इंटू 3C1 इज 3, तो 36 - 9, दैट इज 27, 27 इज द आंसर। ठीक है, तो ये चीज देखना है कि जब भी अगर पावर चाहिए 7 और अंदर में 6 तक आ रहा है तो उसको भी लेना होगा। हाँ, 12 18 नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ का 12 और यहाँ का 18 कभी भी हमको 7 नहीं दे सकता है, चूंकि इसमें x का पावर हमेशा 0 1 2 3 4 होता है, इसलिए इसमें इसको भी हमको एक्सेप्ट करना होगा और ये -3 को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 27। तो ये पहला लेक्चर था, इसमें हमने आपको समझाया कि कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये दे देगा कि x जो है 2 से बड़ा है, y जो है 3 से बड़ा है, तो यू कैन मॉडिफाई द वेरिएबल्स। आपको बताया गया है पार्टीशन मेथड में कि कैसे हम लोग वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी 2 लेक्चर इस, जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा यही क्वेश्चन है, a + b + c = 10, और ये आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं समझा रहा हूं, तो वेरिएबल कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए a अगर 2 से बड़ा है, ठीक है, तो मैंने a का मैक्स क्या वैल्यू हो सकता है, 2 भी अलाउड नहीं है, तो 3 4 5 ऐसा होगा। तो अगर हम a -3 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 0 1 2। तो अब ये जो है दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन और यही हमको चाहिए। तो मतलब a -3 को हम एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे a। उसी लॉजिक से अगर b पे कुछ कंडीशन दिया है तो नया वेरिएबल हमको ये लाना है। अगर फार्मूला यूज करना है तो हमको 0 1 2 3 4 वाला केस लाना है। अगर फार्मूला यूज नहीं करना है तब तो फिर अभी जैसे मल्टीनोमियल से आप कीजिए, बन जाएगा। अब जितना परमिसेबल वैल्यू है उतना ही पावर लिखिए बस। ठीक है, तो मल्टीनोमियल वाला बहुत जनरल तरीका है सॉल्व करने का, इट्स वेरी हेल्पफुल। बट पहला है पार्टीशन मेथड, दूसरा है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड पार्टीशन मेथड का रिस्ट्रिक्शंस आपको मैंने 10 बार समझा दिया। मल्टीनोमियल मेथड कैन बी यूज्ड एनीवेयर। तो और डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा हाई लेवल के करेंगे अगले 2 लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।